हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। तो आज हमें डुअल निकालने के 2 क्वेश्चन देखना है। उसके बाद देखना है कि आप सिंप्लेक्स मेथड जब सॉल्व करते हैं उससे आप डायरेक्टली डुअल का आंसर कैसे निकाल सकते हैं टेबल देख के, और फिर डुअल वाली जो इक्वेशन है उसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन देखना है, तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। गिव द डुअल ऑफ फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज z equals to 2x1 plus 3x2 plus x3 subject to 4x1 plus 3x2 plus x3 equals to 6, x1 plus 2x2 plus 5x3 equals to 4, and x1, x2, x3 are greater than equals to 0। सबसे पहली चीज क्वेश्चन का है मैक्सिमाइजेशन का। और आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन जब भी होता है मैक्सिमाइजेशन का, आपको जितने कंस्ट्रेंट हो कौन से साइन के साथ चाहिए रहते हैं, लेस देन इक्वल्स टू के साइन के साथ। अगर क्वेश्चन होता मिनिमाइजेशन का तो साइन चाहिए रहते ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए रहता। सबसे पहले यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म में है, इक्वल्स टू के फॉर्म में। जो भी इक्वल्स टू वाली इक्वेशन होती है हमेशा 2 इक्वेशन के साथ रिप्लेस होती है, एक लेस देन इक्वल्स टू और दूसरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होती है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली स्टेप क्या लिखेंगे आप, द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज इक्विवेलेंट टू। आप पहले कंस्ट्रेंट को क्या लिख सकते हैं, 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यानी चीज याद है ना आप लोगों को, मैंने बताया था जब भी आपको इक्वल टू का साइन दिखे यह हमेशा रिप्लेस होता है 2 इक्वेशंस के साथ। एक रहता है लेस देन इक्वल टू, एक रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी इससे रिलेटेड जो आपका पहला वेरिएबल रहेगा वो कैसा रहेगा, अनरेस्ट्रिक्टेड। कितनी इक्वेशन दिख रही है यहाँ पे, 2। आपको कितनी वैल्यूज मिलेंगे, कितने वेरिएबल मिलेंगे यहाँ पे, 2। और दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। क्यों, क्योंकि दोनों किसके साथ आ रहे हैं, इक्वल टू साइन के साथ आ रहे हैं। उसी तरीके से जो सेकेंड कंस्टेंट है वो किससे इक्विवेलेंट रहेगा, द सेकेंड कंस्ट्रेंट इज इक्विवेलेंट टू। किसके साथ इक्विवेलेंट रहेगा, फिर से इक्वल टू का साइन है तो पहला आएगा x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर मैंने क्या बताया, क्वेश्चन का है मैक्सिमाइजेशन का। तो जो कंस्ट्रेंट है वो कौन से साइन के साथ आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू के साथ। याला लेस देन इक्वल टू के साथ है, याला लेस देन इक्वल टू के साथ है। कौन सा लेस देन इक्वल टू के साथ नहीं है, ये और ये। तो दोनों को काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, -1 से करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे सिंस द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लिखो क्वेश्चन की जगह, सिंस द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन therefore the constraints must have less than equals to sign रहेगा।
तो आप कैसे किसी को अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसको क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई कंस्ट्रेंट हैविंग ग्रेटर देन इक्वल टू साइन बाय -1 वी गेट। अभी तक जो कंस्ट्रेंट था क्या था, 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको जैसे -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -4x1 -3x2 -x3 इज लेस देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू। 6 इंटू -1 हो जाएगा -6 एंड सेम चीज लास्ट वाले के साथ यहाँ पे भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर, तो -1 इंटू x1 -x1 -2 इंटू x2 -2x2 -5x3 इज लेस देन इक्वल टू 4 के जगह आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द given linear programming problem in standard primal form is, क्या आएगा इसका स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म, आपका क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z, तो आ गया मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू पहली इक्वेशन की जगह आपको दो इक्वेशन मिली। पहली 4x1 प्लस 3x2, तो आ गया 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 6। और इसकी दूसरी इक्वेशन थी 4x1 ये वाली जिसमें था ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसको हमने लेस देन इक्वल टू से ऐसा बनाया, तो क्या आएंगी इक्वेशन -4x1 -3x2 -x3 लेस देन इक्वल टू -6। सेम चीज यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन थी इसके बजाय आपको दो इक्वेशन मिली। पहली x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 4, और जो दूसरी इक्वेशन मिली -x1 -2x2 -5x3 लेस देन इक्वल टू -4 आएगा, एंड x1 x2 x3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ओरिजिनली हमारे पास कितनी इक्वेशन थी, 2, तो हमारे W में कितने वेरिएबल बनने चाहिए थे, 2, लेकिन ये पहली इक्वेशन को आपने दो पार्ट में तोड़ा तो W1 भी दो पार्ट में टूट जाएगा। पहले वाले के लिए आएगा W1 डैश, दूसरे वाले के लिए आएगा W1 डबल डैश, तीसरे वाले के लिए आएगा W2 डैश, फिर आएगा W2 डबल डैश। याद है ना, जहां पे भी इक्वल टू का साइन आया वहां पे हमको दो वैल्यूज लेना पड़ता था, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया होगा ऐसा। देखो W1 W2 जैसा था वैसा, जहां पे वाली वैल्यू आई थी सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था तो W3 डैश W3 डबल डैश। याद है ना सब लोगों को, पिछला लेक्चर देखते हुए आ रहा हूं मैं, ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं। तो आप इनको क्या लिखते हैं, फिर आप इनको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आप लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म द गिवन LPP कैन बी रिटर्न एज, किस तरीके से, मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या है वैल्यू, इसको अपन लोग उधर ही लेके चलते हैं ताकि हम लोग देख के लिख सके उसको। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3। ये कब मिला आपको, जब 2 3 1 ये मल्टीप्लाई हुए x1 x2 x3 के साथ, तो हो गया हमारे लिए C x हो गया। सब्जेक्ट टू क्या है कंडीशन, पहले देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, x1 x2 x3 है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया x1 x2
x3। फिर देखो x1 के कोएफिशिएंट क्या है, 4 -4 1 -1। फिर x2 के कोएफिशिएंट देखो क्या है, 3 -3 2 -2। याद रखना जब आपको सिर्फ और सिर्फ डुअल निकालना है तो आप ये मेथड से जाएंगे, याद रखेंगे। और फिर शॉर्टकट वाली मेथड भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ, जो हम लोग जब सिंप्लेक्स मेथड यूज करेंगे, क्योंकि सिंप्लेक्स में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, तब हम वहां पे डुअल शॉर्टकट से निकालते हैं, तो वो भी आपको सिखाऊंगा अभी। फिर उसके बाद x3 के कोएफिशिएंट देखिए क्या है, 1 -1 5 -5। कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल टू। फिर b की वैल्यू क्या है, 6 -6 4 -4। दैट इज कौन सा फॉर्म हो गया ये, ax इज लेस देन इक्वल टू b। हो गया। इससे आपको डायरेक्टली अब क्या लिखना है, अब आपको डायरेक्टली लिखना है यहाँ पे आपका डुअल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डुअल ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, क्या था, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज की जगह आ गया मिनिमाइज, z के जगह आ गया z d आ गया। अब जब भी आप डुअल निकालते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, b का ले लेते हैं ट्रांसपोज और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं w से, है ना। जो x रहता है, x के जगह क्या आता है यहाँ पे, w आता है। b का ट्रांसपोज मतलब अब आपको b के कोएफिशिएंट देखो क्या क्या दिख रहे हैं। पहला b का कोएफिशिएंट था 6, उसके बाद -6, फिर था 4, फिर था -4। ये मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, w के कोएफिशिएंट के साथ। हमने कौन कौन से w के कोएफिशिएंट लिए, w1 डैश, w1 डबल डैश, w2 डैश, w2 डबल डैश। तो क्या बना यहाँ पे, zd की वैल्यू मिनिमाइज, zd जिसकी वैल्यू 6 मल्टीप्लाई होगा w1 डैश से, -6 मल्टीप्लाई होगा w1 डबल डैश से, फिर +4 मल्टीप्लाई होगा w2 डैश से, -4 मल्टीप्लाई होगा w2 डबल डैश से। होगा सब्जेक्ट टू। कंडीशन कैसे लेते, अभी तक था a के जगह हो जाएगा a का ट्रांसपोज, x के जगह आ जाएगा w, लेस देन इक्वल टू के जगह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, और यहाँ पे b के जगह आ जाएगा c का ट्रांसपोज। दैट इज अभी तक जो फर्स्ट रो थी वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो आ गया 4 3 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो आ जाएगा -4 -3 -1। थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम, तो आ जाएगा 1 2 5। फोर्थ रो बन जाएगा फोर्थ कॉलम, तो -1 -2 -5 आगे। फिर आते w के वेरिएबल कौन कौन से हैं, w1 डैश, w1 डबल डैश, w2 डैश, w2 डबल डैश, ग्रेटर देन इक्वल टू c का ट्रांसपोज। c के एलिमेंट क्या थे, 2 3 1, तो आ गया 2 3 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है, या तो आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था, ऐसे ही याद रख लेना। पहला कॉलम होता है w1 डैश, दूसरा होगा w1 डबल डैश, w2 डैश, w2 डबल डैश। मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ तो क्या आएगा, 4 w1 डैश -4 w1 डबल डैश प्लस w2 डैश माइनस w2 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू। दूसरा 3 w1 डैश -3 w1 डबल डैश प्लस 2 w2 डैश -2 w2 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और लास्ट w1 डैश -w1 डबल डैश प्लस 5 w2 डैश -5 w2 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर उसके बाद यहाँ पे जो w1 डैश हो गया, w1 डबल डैश हो गया, w2 डैश हो गया, w2 डबल डैश हो गया, ये सब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करते थे, आप यहाँ पे w1 माइनस w1 डैश माइनस w1 डबल डैश को लेते थे w1 और दूसरे को लेते थे w। तो आप लिखेंगे लेट w1 की वैल्यू आ जाए w1 डैश माइनस w1 डबल डैश एंड w2 की वैल्यू आ जाए w2 डैश माइनस w2 डबल डैश। तो आप बोल सकते देयरफॉर w1 एंड w2, देयरफॉर w1 एंड w2 आर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। कैसे आ जाएंगे ये, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन आ जाएंगे। तो आपका रिक्वायर्ड डुअल क्या आ जाएगा, मिनिमाइज zd
जिसकी वैल्यू है 6 W1 डैश माइनस 6 W1 डबल डैश, यहाँ से 6 को कॉमन निकालेंगे और W1 डैश माइनस W1 डबल डैश की जगह आ जाएगा W1, तो आ गया 6 टाइम W1। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 को कॉमन निकाल तो W2 डैश माइनस W2 डबल डैश की जगह आ जाएगा W2, तो आ गया 4 टाइम W2 सब्जेक्ट टू कंडीशंस। क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 को निकाल लो कॉमन, W1 डैश माइनस W1 डबल डैश, इसकी जगह क्या आ गया W1। यहाँ पे W2 डैश माइनस W2 डबल डैश, इसकी जगह क्या आ गया W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेम चीज यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 को निकाल लो बाहर, W1 डैश माइनस W1 डबल डैश, इसकी जगह आ गया W1, यहाँ पे 2 कॉमन है, निकाल लो, आ जाएगा W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और लास्ट W1 डैश माइनस W1 डबल डैश, इसकी जगह आ गया W1 प्लस 5 कॉमन है, निकाल लिए, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 निकाल लिए, W2 डैश माइनस W2 डबल डैश, इसकी जगह आ गया W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वेयर W1 एंड W2 आर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो उम्मीद है अब आपको डुअल निकालना अच्छे से आ गया होगा। डुअल निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर लिखते हुए निकाल सकते हैं अगर पेपर में पूछ लिया तो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम सिंप्लेक्स वाले पे बढ़ते हैं आगे। फाइंड द डुअल of following linear programming problem, जो है मिनिमाइज z इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 5, x1 minus 2x2 is less than equals to 3, 2x2 minus x3 is greater than equals to 4, जहाँ पे x1 x2 are greater than equals to 0, x3 is unrestricted in sign। अब बोल रहा है x3 जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में लाने के लिए आपको सब वैल्यू कैसे चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जहां जहां पे x3 है उसके जगह क्या लेना पड़ेगा, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, कन्वर्टिंग द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म करेंगे। आपको यहाँ पे क्या दिया है, x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, दैट इज कि यहाँ पे x3 की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो आप लिखेंगे लेट, हम x3 की जगह ले लेंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, वेयर x3 डैश और x3 डबल डैश दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब x3 बड़ा होगा x3 डबल डैश से तो x3 हो जाएगा पॉजिटिव, जब x3 डैश छोटा होगा x3 डबल डैश से तो x3 हो जाएगा नेगेटिव, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया, यानी ये इक्वेशन में जहां पे भी x3 दिख रहा है उसकी जगह क्या डालना है, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश डालना है। फिर से यहाँ पे फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ रहा है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, इक्वल टू का, तो इसके बजाय आपको कितनी इक्वेशन चाहिए रहेंगी, 2 इक्वेशन। तो आप लिखेंगे द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज इक्विवेलेंट टू 2 इक्वेशन, पहली x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इज लेस देन इक्वल टू 5, एंड दूसरी x1
माइनस 3x2 प्लस 4x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आएगा। और आपको क्या करना है, जहां जहां पे x3 है उसके जगह क्या डालना है, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश डालना है। और आपका क्वेश्चन का है मिनिमाइजेशन का। सिंस द linear programming problem is of minimization, the constraints must have sign। क्या लिख रहे हैं, since the linear programming problem is of minimization the constraint must have sign। minimization के लिए greater than equals to करेंगे तो मल्टीप्लाई constraints having less than equals to sign by -1 आएगा। तो the linear programming problem in standard primal form is। चलिए बताए स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में हमारा क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा। क्या था क्वेश्चन, मिनिमाइज z, तो आ गया मिनिमाइज z जिसकी वैल्यू है x1 प्लस x2 प्लस x3, x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश सब्जेक्ट टू। पहला तो मेरे को क्या साइन चाहिए, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन का, तो क्वेश्चन में चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। पहला वाला क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, तो क्या आएगा x1, ये भी मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -x1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3x2, फिर उसके बाद प्लस इंटू माइनस -4, x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आया पहला इक्वेशन। दूसरा x1 माइनस 3x2 प्लस 4, x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आया। तीसरे वाले में कौन सा साइन दिख रहा है, लेस देन का, तो इसको भी क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, आएगा -x1, फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 2x2 आएगा। उसके बाद x3 है क्या, नहीं है, तो आ जाएगा 0x3 डैश माइनस 0x3 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू -1 हो जाएगा -3। और लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे x1 है क्या, नहीं है, तो आ जाएगा 0x1, उसके बाद 2x2, उसके बाद -x3, तो आएगा -x3 की जगह क्या है x3 डैश माइनस x3 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, आगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जहाँ पे x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश सब क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओरिजिनल क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन थे आपके पास, 1 2 3 इक्वेशन थे, तो यहाँ से आना चाहिए था W1 W2 W3, 3 वेरिएबल आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे पहला वाला साइन कौन सा था, इक्वल टू, तो क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन था इससे 2 इक्वेशन बने, तो W1 आएगा W1 डैश W1 डबल डैश के साथ आएगा। तो पहले इक्वेशन के लिए वेरिएबल हो गया W1 डैश, दूसरे वाले के लिए W1 डबल डैश, फिर W2 W3 हुआ। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। अब आप चाहो तो पहले इसको लिख लो मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आप लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, क्या आएगा मिनिमाइज z, क्या है वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 1 1 -1, ये मल्टीप्लाई किससे x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश हुआ। तो ये हो गया हमारे लिए c, ये हो गया हमारे लिए x।
सब्जेक्ट कंस्टेंट बताइए। पहला ये पूरा आ जाता है, ए आता है तो बताइए। सबसे पहले यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश, 4 वेरिएबल है तो आ गया x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश आ गया। क्या है पहले x1 का, -1 1 -1 0, फिर x2 के कोएफिशिएंट 3 -3 2 2, फिर x3 के -4 इंटू x3 डैश था तो आ गया -4, फिर 4 इंटू x3 डैश था तो आ गया 4, 0 इंटू x3 डैश था तो आ गया 0, माइनस साइन इंटू x3 डैश था तो आ गया -1, फिर ये ब्रैकेट ओपन होगा, -4 इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4 तो आ गया 4 x3 डबल डैश, +4 इंटू -1 आ जाएगा -4 x3 डबल डैश, -0 इंटू x3 डैश 0 ही होगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस x3 डबल डैश आ जाएगा +1, तो +1 का आप सादा क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फिर कौन सा साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है -5 5 -3 4, दैट इज ये कौन सा फॉर्म आ गया, ax इक्वल टू b का फॉर्म आ गया। अब बस इसको यूज कीजिए और इससे अब लिखिए आप इसका डुअल। therefore the dual of given linear programming problem is, अभी तक क्वेश्चन क्या था, मिनिमाइजेशन का, अब आ जाएगा मैक्सिमाइजेशन का, z d अभी तक क्या था b, अब आप ले लेंगे b का ट्रांसपोज और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे w से, b का ट्रांसपोज मतलब -5 5 -3 4, ये मल्टीप्लाई होगा कैसे, कितने वेरिएबल लिए आपने यहाँ पे, w1 डैश w1 डबल डैश w2 w3, w1 डैश w1 डबल डैश w2 w3, तो क्या मिला आपको, मैक्सिमाइज zd की वैल्यू आई -5 इंटू w1 डैश +5 इंटू w1 डबल डैश -3 इंटू w2 +4 इंटू w3। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स कैसे लिखोगे, ए के जगह आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो ए के जगह ए ट्रांसपोज, एक्स के जगह डब्ल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू, और अब बी के जगह आ जाएगा सी, तो सी का ट्रांसपोज, दैट इज ए का ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंज रो एंड कॉलम, तो आ गया -1 3 -4 4, सेकेंड रो बन जाएगा, सेकेंड कॉलम तो आएगा 1 -3 4 -4, थर्ड रो बन जाएगा, थर्ड कॉलम तो -1 2 0 0 और आखिरी 0 2 -1 1, w की वैल्यू w1 डैश w1 डबल डैश w2 w3 लेस देन इक्वल टू, सी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 1 1 -1 आ गया। तो चलिए इक्वेशन बताइए, डायरेक्ट लिख लेते हैं, लिखो डायरेक्ट, मेरे को मालूम है पहला होता है w1, दूसरा होता है w2, तीसरा होता है w3, चौथा होता है w4, एक मिनट रुका, हमने क्या क्या लिया है, w1 डैश w1 डबल डैश लिया है ना, तो पहला होगा w1 डैश का, दूसरा होगा w1 डबल डैश का, फिर w2, फिर w3 का, तो क्या आएगा -1 इंटू w1 डैश, तो आ जाएगा -w1 डैश +1 इंटू w1 डबल डैश 1 w1 डबल डैश, -1 इंटू w2 -w2 प्लस 0 इंटू w3 0 w3 इज देन इक्वल्स टू 1, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो क्या आएगा 3 w1 डैश -3 w1 डबल डैश +2 w2 +2 w3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, उसके बाद -4 w1 डैश +4 w1 डबल डैश +0 w2 -1 इंटू w3 -w3 is less than equals to 1, और लास्ट 4 w1 डैश -4 w1 डबल डैश +0 w2 plus w3 is less than equals to -1,
आएगा। कोई भी दिक्कत किसी को, कोई भी डाउट? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है? उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है? अब आपको यहाँ पे W1 लेट W1 डैश माइनस W1 डबल डैश की जगह ले लेंगे W1, तो देयरफॉर W1 कैसा हो जाएगा? इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपको क्वेश्चन? देयरफॉर द ड्यूल ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज ZD। तो आ गया मैक्सिमाइज ZD। देखो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 5 है, तो मैं यहाँ से -5 को ले लूंगा बाहर। तो मैंने यहाँ से -5 को निकाला बाहर, तो अब ये क्या बन जाएगा? W1 डैश माइनस W1 डबल डैश। इसके जगह आ गया W1 -3W2 प्लस W3 प्लस 4 इंटू W3, तो आ गया प्लस 4 इंटू W3 सब्जेक्ट टू। क्या आएंगी कंडीशन? यहां से मैं माइनस साइन को ले लूंगा बाहर, तो माइनस साइन आ गया बाहर, तो हो जाएगा W1 डैश माइनस W1 डबल डैश। इसको ले लूंगा W1, फिर है माइनस W2 प्लस 0 W3 इज लेस देन इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 को निकाल लूंगा बाहर, तो क्या बनेगा? W1 डैश माइनस W1 डबल डैश। उसको ले लूंगा W1, फिर 2W2 प्लस 2W3 इज लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे भी -4 है, तो -4 को निकाल लूंगा बाहर, तो यहाँ पे बचेगा, जैसे ही -4 बाहर निकलेगा तो W1 डैश प्लस के जगह आ जाएगा माइनस W1 डबल डैश। इसके जगह आ जाएगा W1 प्लस 0W2 प्लस माइनस W3 इज लेस देन इक्वल टू 1। और लास्ट यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 को निकाल लूंगा बाहर, तो W1 डैश माइनस W1 डबल डैश हो जाएगा W1 प्लस 0W2 प्लस W3 प्लस 0W2 प्लस W3 क्या बचा? इज लेस देन इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा आपके लिए आपका ड्यूल का आंसर। तो उम्मीद है ये सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपने किसको रिप्लेस किया था? W1 को रिप्लेस किया था, तो W1 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, और W1 तो हो गया W2 और W3 और W3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आप एक चीज देखिए यहाँ पे -4W1 है, तो यहाँ पे 4W1, 0W2 0W2, यहाँ पे -W3, तो यहाँ पे प्लस W3 लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -1। तो आप देख रहे हैं, अगर आप ये वाली इक्वेशन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लगभग सेम इक्वेशन मिल रही। अगर मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता लास्ट वाली को, तो क्या मिलता? -4W1 प्लस 0W2 माइनस W3 और लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है? -4W1, यहाँ पे भी आ गया -4W1, 0W2 0W2 माइनस W3 यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब आप ये दो इक्वेशन को रिप्लेस कर सकते हो, कौन से साइन के साथ? इक्वल टू साइन के साथ। तो आप यहाँ पे ये इक्वेशन लिख सकते हैं, या तो एक आएगा -W1 -W2 प्लस 0W3 इज लेस देन इक्वल टू 1, 3W1 प्लस 2W2 प्लस 2W3 इज लेस देन इक्वल टू 1, और आखिरी वाले की जगह -4W1 प्लस 0W2 माइनस W3 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो सेम इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। सेम इक्वेशन लेस देन इक्वल टू में भी और ग्रेटर देन इक्वल टू में भी मिले, तो उसकी जगह आपको क्या सा साइन डालना पड़ता है? इक्वल टू का साइन। तो यहाँ पे भी W2 W3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, W1 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो उम्मीद है आपको ड्यूल निकालना तो आ गया हो। अब हम लोग देखेंगे कि हम सिंप्लेक्स मेथड लगा के ड्यूल का आंसर डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। जैसे है अप्लाई द सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 30x1 प्लस 23x2 प्लस 29x3 सब्जेक्ट टू 6x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 is less than equals to 26, 4x1 plus 2x2 plus 5x3 is less than equals to 7, and x1, x2, x3 are greater than equals to 0. Also read the solution to the dual of the above problem from the final tip। देखो आपको ये नहीं बोल रहा कि आप सॉल्व करो, आपको बोल रहा है डुअल के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए सॉल्व करो सिंप्लेक्स मेथड लगा के, और इसी के आंसर से आप मेरे को डुअल का आंसर बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। पहली तो चीज, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को सिंप्लेक्स मेथड तो बहुत अच्छे से आते होंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा देखे। तब आपको सिंप्लेक्स मेथड में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहली चीज क्वेश्चन का होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन का। क्वेश्चन यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन का है क्या है, तो हम कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है क्या, नहीं है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन है। तो अगर इसको इक्वल्स टू बनाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी अगर ऐड करते हैं तो उसको कौन सा वेरिएबल बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। तो आप लिखेंगे इंट्रोड्यूस स्लैक, वेरिएबल्स हमने s1 s2 यूज किया था कि x3 x4 वगैरह शायद यूज किया था ना, x4 एंड x5 such that the given linear programming problem becomes। किस तरीके से आ जाएगा, अभी भी क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमाइज z इक्वल टू, अभी तक क्या था 30x1 23x2 29x3, अब हमने x4 को भी डाला x5 को भी डाला। आपको याद होगा चाहे आप स्लैक वेरिएबल लो चाहे सरप्लस वेरिएबल लो, सबका कॉस्ट आपको कितना डालना पड़ता है, 0 डालना पड़ता है। सब्जेक्ट टू, अभी तक इक्वेशन क्या थी 6x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3। अब आपने एक यहाँ पे स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था आगे x4, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 26। दूसरी वाली इक्वेशन 4x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, इस पे आपने दूसरा स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, कौन सा x5। तो जाता अभी तक लेस देन इक्वल टू 7, अब हो गया इक्वल टू 7, जहां पे x1 x2 x3 x4 x5 सब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर वाली इक्वेशन में x5 नहीं है तो होगा 0x5, यहाँ पे x4 नहीं है तो होगा 0x4। फिर आपको अगर याद है तो हम लोग निकालते थे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। कैसे निकालते थे, जो भी 1 0 0 1 नहीं बना रहा उन सब की वैल्यू को क्या लेते थे, 0 ले लेते थे। तो आप लिखेंगे लेट
या तो आप ऐसा लिखेंगे द इनिशियल बेसिक फिजिबल solution can be obtained by substituting x1 x2 x3 तीनों को क्या ले लो 0 वी गेट क्या मिलेगा x4 आ गया 26 x5 आ गया 7 क्यों x1 x2 x3 को 0 डालते पूरा हो गया 0 0 इंटू x5 ये भी हो गया 0 तो यहाँ पे x4 की वैल्यू 26 ये पूरा हो गया 0 ये तो ऑलरेडी 0 था तो x5 की वैल्यू आ गई 7 या तो आप ऐसा लिख सकते पुट x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0 x3 इक्वल टू 0 वी गेट x4 की वैल्यू 26 x5 की वैल्यू 7 विच इज द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फिर याद होगा आप इसको यूज करके क्या बना देते हैं सिंप्लेक्स का टेबल बना देते हैं। तो सिंप्लेक्स का टेबल कैसे बनता था सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो आप लिखते थे कॉस्ट ऑफ बेसिक बेसिक वैल्यू ऑफ बेसिक सीजे फिर कितने वेरिएबल थे x1 x2 x3 x4 x5 फिर उसके बाद आता था मिनिमम रेशियो आता था। अब बताइए यहाँ पे आपने इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या है x4 की वैल्यू आई x5 की वैल्यू आई तो आ गया x4 x5 x4 की वैल्यू आई 26 x5 की वैल्यू आई 7 दोनों का कॉस्ट कितना है 0 कॉस्ट कौन सा रहता है जो z में दिख रहा है तो x1 का कॉस्ट हो गया 30 x2 का 23 x3 का 29 x4 का 0 x5 का 0 आ गया। फिर देखो x1 के कोएफिशिएंट क्या है 6 और 4 तो लिखो यहाँ पे फिर x2 के कोएफिशिएंट क्या है 5 और 2 ये कंस्टेंट से देखना पड़ता है। फिर x3 के लिए क्या है 3 और 5 x4 के लिए क्या है 1 0 0 1। उम्मीद है सब चीजें याद है सबको भूले नहीं हो पिछला क्योंकि इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने। याद है क्या क्या निकालते थे यहाँ पे z की वैल्यू निकालते थे जो रहती है सी बी इंटू एक्स बी यहाँ पे निकालते थे हम z j की वैल्यू और नीचे हम फिर लिखते थे z j माइनस सी जे फिर देखते थे कौन सी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर रही है। कैसे देखते थे सबसे पहली चीज z j निकालते हैं कैसे निकालते हैं ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 0 इंटू 26 0 0 इंटू 7 0 तो z की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0 यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है 0 तो किसी से भी मल्टीप्लाई हो हर एक जेड जे शुरुआत में क्या आता है 0 आता है याद है ना क्योंकि 0 इंटू 6 हो जाएगा 0 प्लस 0 इंटू 4 हो जाएगा 0 तो क्या है वैल्यू 0 फिर जेड जे माइनस सी जे 0 में से 30 गया तो आ जाएगा माइनस 30 0 में से 23 गया तो आ जाएगा माइनस 23 0 में से 29 गया तो आ गया माइनस 29 0 में से 0 गया तो 0 फिर आप देखते हैं मोस्ट नेगेटिव क्या है माइनस 30 तो माइनस 30 हो गया आपके लिए इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर कहां से अंदर आ रही है लाइन ये वाली लाइन अंदर आ रही है पहले वाले के लिए यानी x1 के लिए तो x1 हो गया इनकमिंग वेक्टर। अगर ये इनकमिंग है तो कोई ना कोई बाहर भी जाएगा वो कैसे डिसाइड करते हैं जो xb की वैल्यू उसको आप डिवाइड करते हैं इनकमिंग वेक्टर तो जो यहाँ पे x1 तो यहाँ पे 26 डिवाइड होगा 6 से और यहाँ पे 7 डिवाइड होगा 4 से 4 2 8 आता है और 6 4 24 आता है तो 4 पॉइंट कुछ आ रहा है ये 2 से कम आ रहा है तो मिनिमम कौन है 7/4 तो ये हो जाएगा आपके लिए आउटगोइंग वेक्टर। तो ये वाली वैल्यू हो गई आउटगोइंग वेक्टर कौन बाहर जा रहा है x5 बाहर जा रहा है तो इसको लिखेंगे आउट गोइंग वेक्टर।
आ गया। जहां पे भी ये इंटरसेक्ट हुए थे अब वहां पे क्या बनाना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है, और उसके ऊपर नीचे जहां पे भी जगह है उस एलिमेंट को क्या बनाना पड़ता है, 0 बनाना पड़ता है। तो इसको पहले तो मेरे को 1 बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तो फिर से टेबल बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ बेसिक, बेसिक वैल्यू ऑफ बेसिक, Cj x1 x2 x3 x4 x5, उनकी कॉस्ट है 30 23 29 0 0। अब यहाँ पे x4 चेंज हुआ क्या, नहीं, तो x4 को x4 जैसा रहने दो। x5 आउट गोइंग हो गया तो उसके जगह इनकमिंग कौन आया, x1, तो x5 की जगह अब कौन आ गया, x1। कॉस्ट बताओ, x4 का कितना है 0, लेकिन x1 का कितना है 30। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, तो ये पूरी रो को कैसे डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो 7 डिवाइड हुआ 4 से तो आ जाएगा 7/4। 4 डिवाइड हुआ 4 से तो 1, 2 डिवाइड हुआ 4 से तो 1/2, 5 डिवाइड हुआ 4 से तो 5/4, 0 डिवाइड हुआ 4 से तो 0, 1 डिवाइड हुआ 4 से तो 1/4। अब ये जो 1 था इसके ऊपर क्या बनाना है, 0 बनाना है। हमारे पास क्या वैल्यू है, 6 वैल्यू है, तो आपको 1 को काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप वहां पे क्या बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं। तो चलो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, 7/4 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 7 3 जार 21/2। पहली वैल्यू बन गई 21/2। दूसरा 6 1 जार 6, 1/2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 3, 5/4 इंटू 6, फिर से 2 3 जार 2 2 जार 5 3 जार 15/2, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 1/4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 3/2। अब दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करेंगे। अगर आपको अभी इसमें दिक्कत आ रही है ना, तो याद है मैंने पहले कैसे सॉल्व किया था, ये वाली रो को हमको बनाना है 0, तो हम ये वाली रो को अलग लिख देते थे। ये 1 को काय से मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, पूरे नंबर्स मिल गए हमको, ये नंबर्स आए। ये दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। चलिए करते हैं सब्ट्रैक्ट। 26 में से किसको काटना है, 21/2 को, तो 26 2 जार कितना आ जाएगा 52 माइनस 21/2 आएगा, तो कितना आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3, तो आएगा 31/2। तो पहला नंबर आया 31/2। 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 3 में से कितना काटना है 15/2, 3 2 जार 6, तो आएगा -9/2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। उसके बाद 1 में से 0 गया 1, 0 में से 3/2 गया -3/2, तो ये नंबर बन रहे हैं हमारे। इसको अगली पेज पे ले लेते हैं ताकि यहाँ पे कीचड़ माचड़ ना हो। चलिए बताए आपका इक्वल निकालते हैं। z रहता सी बी इंटू एक्स बी, तो 0 इंटू 31/2 0, 30 इंटू 7/4 कितना आ जाएगा, दोनों 2 के टेबल में आते, 2 2 जार
2 15 जार 7 5 जार 35 7 1 जार 7 था 105 बाय आया। फिर आप निकालेंगे z जे पहली वाली तो 0 से मल्टीप्लाई और सब क्या होंगी 0, यानी आपको सिर्फ 30 से मल्टीप्लाई करना है। 30 इंटू 7/4 30 इंटू 7/4 कितना है आपका। अच्छा इसको तो करना ही नहीं। 30 इंटू 1 कितना आएगा 30। 30 इंटू 1/2 कितना आएगा 15। 30 इंटू 5/4 कितना आएगा 2 2 जार 2 15 जार 5 5 जार 25 5 1 जार 5 आएगा 75/2। उसके बाद 30 इंटू 0 0 30 इंटू 1/4 कितना आएगा 30/4। दोनों 2 के टर्म में आ जाएंगे तो 15/2। फिर आप निकालेंगे जेड जे माइनस सी जे। 30 में से 30 गया 0, 15 में से 23 गया तभी आ जाएगा -5 और 3 8 आएगा। 75/2 में से 29 गया तो क्या आएंगी वैल्यू 75 माइनस 9 2 जार 18 कैरी 1 2 2 जार 4 4 प्लस 1 बाय 2 कट के हो जाएगा 15। 15 में से 8 गया तो आएगा 7 कट के हो जाएगा 6 तो 6 में से 5 गया आ जाएगा 17 तो आएगा 17/2। 0 में से 0 गया 0 15/2 में से 0 गया 15/2 आएगा। फिर से आपको किसको देखना पड़ता है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को। सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू क्या है -8 हो गया आपके लिए इनकमिंग वेक्टर। अब अगर x2 अंदर आ रहा है तो किसी न किसी को बाहर जाना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू बाहर जाएंगे कैसे डिसाइड करते हैं मिनिमम रेशियो से डिसाइड करते हैं। मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं xb की वैल्यू को डिवाइड करो इनकमिंग वेक्टर यानी x2 से। तो पहला क्या होगा यहाँ पे क्या वैल्यू है 31/2 ये डिवाइड हो जाएंगे कैसे यहाँ पे जो वैल्यू जो है 2 तो आ जाएगा 31/4। दूसरा 7/4 डिवाइड हो जाएगा 1/2 से यानी क्या आएगा 7/2 तो 2 3 जार 6 आता है और ये आता है यानी तो मिनिमम रेशियो फिर से क्या आ रहा है 7/2। तब कौन बाहर जा रहा है यहाँ से अंदर आ रहा है आपका x2 और बाहर जा रहा है आपका x1 बाहर जा रहा है। चलिए बताइए तो अब क्या आएंगी वैल्यू आपके पास यहाँ पे। इसको बनाना है अब आपको 1। अरे यार ऊपर क्या वैल्यू थी कट गई मेरी यहाँ पे दिखा भी नहीं रहा 2 थी। ओके आ गया तो ये आ गया इनकमिंग वेक्टर। अब इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से टेबल बना लेते हैं। अब किचन माचर ना हो करके नेक्स्ट इस पे बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ बेसिक बेसिक वैल्यू ऑफ बेसिक cj x1 x2 x3 x4 x5 मिनिमम रेशो कॉस्ट अगर याद हो आपको 30 23 29 30 23 29 0 0। उसके बाद आपका x4 अभी भी जैसा था वैसा है। x1 के जगह आप कौन आ गया x2 आ गया तो x2 की कॉस्ट है 23 x4 की कॉस्ट है अभी भी 0 है। कहां पे चेंज आने वाला है नीचे वाले रो में। पहले तो मेरे को यहाँ पे 1 बनाना है तो पूरी रो को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 7/4 इंटू 2 हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 1/2 इंटू 1 हो जाएगा 1 आया। फिर 5/4 इंटू 2 हो जाएगा 5/2 0 इंटू 2 हो जाएगा 0 और 1/4 इंटू 2 हो जाएगा 1/2। अब ये एलिमेंट को यूज करके आपको 1 के ऊपर क्या बनाना है 0 बनाना है। मतलब यहां पे मेरे को बनाना है 0। चलिए बना लेते हैं। ये है
एलिमेंट। अब ये 2 की जगह मेरे को क्या बनाना है 0। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है 1। तो अगर मेरे को 1 को 2 बनाना तो पूरी इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 7/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14/2। ऐसा क्यों लिख रहा समझा ना, क्योंकि यहाँ पे 31/2 थी वैल्यू। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 5/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10/2, क्योंकि यहाँ पे भी डिवीजन में 2 है, डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं 2 इंटू 0 0। 1/2 इंटू 2 इसको मैं लिख सकता हूँ 2/, ताकि मैं डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकूँ। अब देखो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +2 है, दोनों को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 31/2 में से 14/2 गया तो कितना बचेगा आंसर यहाँ पे 14 + 16, 16 + 1 17/2। 0 में से 4 गया -4, 2 में से 2 गया 0, -9/2 -10/2 तो कितना हो जाएगा ये -9/2 और -10/2 हो जाएगा -19/2। फिर उसके बाद 1 -0 1, -3/2 -2/2 तो हो जाएगा -5/2। हो गया। कोई भी दिक्कत किसी को, कोई भी डाउट? उसके बाद फिर से आप देखेंगे कौन सी वाली वैल्यू आ रही है अंदर और कौन सी वैल्यू बाहर जा रही है। चलिए बताइए फिर से z की वैल्यू क्या रहेंगे cb इंटू एक्स बी। तो 0 इंटू 17/2 0 प्लस 23 इंटू 7/2। तो पहले 23 इंटू 7 करते, 7 3 जार 21, 7 2 जार 14, 14 + 2 16 तो आ गया 161/2 आ गया। फिर उसके बाद आप का इक्वल निकाल देते हैं z j। तो पहला एलिमेंट अभी भी काय से मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। तो 0 ऐड करके कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। तो 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46, 23 इंटू 1 कितना हो जाएगा 23, 23 इंटू 5/2 कितना हो जाएगा 2 जैसा था वैसा, 5 3 जार 15, कैरी 1, 5 2 जार 10, 10 + 1 11, 23 इंटू 0 0, 23 इंटू 1/2 23/2। फिर क्या निकालते zj माइनस cj। तो 30 zj कितना है 46 में से 30 गया तो कितना बचा 16, 23 में से 23 गया 0, 115/2 में से 29 गया तो 9 2 जार 18, कैरी 1, 2 2 जार 4, 4 + 1 5 तो आएगा 115 माइनस 58। तो यहाँ पे 5 यानी 15, 15 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और 10 में से 5 गया तो 5 तो आ जाएगा 57/2। 0 में से 0 गया 0, 23/2 में से 0 गया 23/0 आ गया। अब आप यहाँ पे बताइए सब zj माइनस cj कैसे आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप देंगे एज ऑल zj माइनस cj आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके अब ये क्या आ गया आपके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, यहाँ पे x2 इच है, x4 तो हमारा क्या था स्लैक वेरिएबल था, वो आए चाहे नहीं है उससे कोई मतलब है क्या हमको, नहीं। x1 दिख रहा क्या यहाँ पे, नहीं, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई 0। x2 दिख रहा क्या, दिख रहा, कितना दिख रहा है x2 के सामने 7/2। एंड x3 दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं दिख रहा, तो उसकी वैल्यू भी हो गई 0। एंड मैक्सिमम z इसकी वैल्यू कितनी है 161/2। तो ये हो गया आपका सिंपलेक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे मैक्सिमम z की वैल्यू कितनी आ गई 161/2 ये कंडीशन को यूज करके। अब क्या बोल रहा है ऑल्सो रीड द सॉल्यूशन टू द डुअल ऑफ द अबव प्रॉब्लम। तो इसका डुअल का सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको मालूम चाहिए कि इसका डुअल क्या आएगा, मालूम चाहिए। डुअल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन काय में चाहिए स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में।
स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म के लिए क्वेश्चन का है मैक्सिमाइजेशन का। मैक्सिमाइजेशन के लिए साइन क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू चाहिए। दो इक्वेशन है, दोनों के साइन है लेस देन इक्वल टू। तो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है कि नहीं है, तो आप लिखेंगे डुअल के लिए द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म है। अब आप देखो हम इसका डायरेक्ट डुअल लिखेंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर डुअल ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, क्या आएगा, क्वेश्चन था मैक्सिमाइजेशन का, तब आ गया मिनिमाइजेशन का, z के जगह आ गया zd इक्वल टू, अभी डाल के छोड़ दो सब्जेक्ट टू, कंडीशन छोड़ो। अब आपको अगर याद हो मैंने क्या बताया था आपको, जितनी इक्वेशन है उतने आप वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे कितनी इक्वेशन है, दो। तो पहले वाले के लिए लिया मैंने W1, दूसरे वाले के लिए मैंने W2 लिया। अब अगर आप लोगों को याद हो यहाँ पे जो b की वैल्यू रहती वो यहाँ पे z में आती, मतलब 26 मल्टीप्लाई होगा W1 से प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा W2 से। हो गया। तो देखो पहला पार्ट कितना आसान है, समझा पक्के में। क्या किया आपने, 26 को मल्टीप्लाई किया W1 से प्लस 7 को मल्टीप्लाई किया W2 से, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब सब्जेक्ट टू वाली कंडीशन में जाओ। अब देखो W1 पहले का ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, तो आ गया 6 W1 आया। दूसरे केस में W1 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो आ गया 5 W1। तीसरे केस में कैसे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू W1 3 W1, हो गया। सेम चीज W2 के लिए देखो, W2 पहले इसमें कैसे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो आ गया प्लस 4 W2। दूसरे इसमें कैसे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आ गया 2 W2। तीसरे इसमें कैसे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो आ गया प्लस 5 W2 आ गया, समझे। क्योंकि सिर्फ दो इक्वेशन है, W1 को पूरी इक्वेशन के नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू W1 6 W1, 4 इंटू W1 5 इंटू W1 5 W1, 3 इंटू W1 3 W1। सेम चीज W2 के लिए 4 इंटू W2 4 W2, 2 इंटू W2 2 W2, 5 इंटू W2 5 W2। कौन सा साइन था यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू का, सबके जगह डालो ग्रेटर देन इक्वल टू का। और अगर आपको याद हो यहाँ पे जो Z के लिए B रहता है C रहता है, ये C ट्रांसपोज होके यहाँ पे आता है। तो पहली इक्वेशन के लिए नंबर क्या बनेगा 30, दूसरी इक्वेशन के लिए 23, तीसरी इक्वेशन के लिए 29, जहाँ पे W1 W2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझा कैसे लिखना है, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी रहता है। आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है। क्या था प्राइमल फॉर्म, प्राइमल फॉर्म जो रहता है वो क्या रहता है, z इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल टू बी। तो डुअल में क्या आता है जेड डी की वैल्यू, b जो यहाँ पे था उसका ट्रांसपोज ले लो, यानी b का ट्रांसपोज ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो w से। तो किया मैंने, इनको w के साथ लिख दिया, तो मेरा z की वैल्यू बन गई। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट कैसे रहता, a का लेना पड़ता है ट्रांसपोज, उसके साथ लगा दो w। यहाँ पे था लेस देन इक्वल टू, तो उसके जगह डालो ग्रेटर देन इक्वल टू, डाले। और यहाँ पे क्या आता है c का ट्रांसपोज, यानी यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में नंबर बनेंगे वो क्या रहेगा इसका ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या नंबर है 30 23 29, इनको सीरियल फॉर्म में लिख दो, लिख दे। तो आप डायरेक्टली डुअल क्वेश्चन को देख के डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन 10 मार्क का है और आपने ये लिखा और डायरेक्ट ये लिखा, तो आपको मिल गया वहां पे 1 मार्क, है ना। 1 मार्क या ज्यादा 2, उससे ज्यादा देंगे क्या वो नहीं, क्योंकि सिर्फ डुअल निकालने को पूछा है। लेकिन याद है क्वेश्चन में आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे पूरा सिंप्लेक्स सॉल्व करना था। हमने पहले पूरा सिंप्लेक्स को सॉल्व किया, उसके मार्क मिलेंगे हमको। फिर हमने डुअल लिखा, उसके मार्क मिलेंगे। और लास्ट कि अब हम टेबल से डुअल का आंसर निकालेंगे, तो उसके मार्क अलग से मिलेंगे। तो जब ये किसी क्वेश्चन का पार्ट बन के पूछे आपसे,
तभी आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आपके पास जगह है तो मैंने तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी लिखा के दिया हूं, जगह है तो लिख दो पूरा परफेक्टली, लेकिन जगह नहीं है तो जबरदस्ती का होशियारी मारने के चक्कर में मार्क कटाना क्या नहीं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो आप लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ डुअल फ्रॉम सिंप्लेक्स टेबल। पहली चीज याद रखना, जो मैक्सिमम z की वैल्यू आई वही मिनिमम z d की वैल्यू आती है। क्या याद रखना, मिनिमम z d की वैल्यू इक्वल रहेंगे मैक्सिमम z के साथ। कितने आई थी हमारी वैल्यू यहाँ पे 161/2, तो मैंने लिख दिया 161/2 लिख दिया। यहाँ पे पहला वेरिएबल कौन है w1, तो w1 और w2 कैसे निकालूंगा मैं टेबल को देख के। यहां पे आप एक चीज देखो, आपको इन इक्वेशन के लिए कितने स्लैक वेरिएबल लगे 2, तो हमारे डुअल के लिए भी आप देख रहे हैं कितने वेरिएबल्स आए 2, तो जो पहला स्लैक वेरिएबल की जगह x4 स्लैक है x5 स्लैक है, तो लास्ट वाला टेबल देखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। ये था हमारा जहां पे zj माइनस cj की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई, तो यहाँ पे सबसे आखिरी वैल्यू देखो zj माइनस cj की, कौन सी वाली वैल्यू है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो हम पहले देखेंगे z4 माइनस c4, फिर देखेंगे z5 माइनस c5। समझ रहे ना, j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम पांचवा कॉलम करके यहाँ पे लिखा है zj माइनस cj। तो हम पहले देखेंगे चौथे कॉलम के लिए zj माइनस cj की वैल्यू क्या आई 0, मतलब w1 की वैल्यू क्या आ गई 0। zj माइनस cj की वैल्यू आखिरी कॉलम के लिए क्या आई 23/2, तो w2 की वैल्यू क्या आएंगी 23/2। आ गया, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो द सॉल्यूशन ऑफ डुअल फ्रॉम सिंप्लेक्स टेबल इज क्या आएगा मिनिमम zd जो इक्वल रहेगा मैक्सिमम z के साथ, उसकी वैल्यू 161/, एंड w1 की वैल्यू z4 माइनस c4 यानी जो स्लैक वेरिएबल था, और w2 की वैल्यू अगला स्लैक वेरिएबल। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितने आसान है। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास आपने जितने सिंप्लेक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप सबको देख सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर ये वाले क्वेश्चन की बात करूं, जो आपने सिंप्लेक्स का पहला देखा था मैक्सिमाइज z का क्वेश्चन देखा था, तो हम सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे डुअल लिखेंगे। तो चलिए अब हम इसका डुअल लिखेंगे। अब डुअल डायरेक्टली कैसे लिखना है हम लोगों को, यहाँ पे जगह है क्या हमारे पास कहीं पे, कि जगह का तो थोड़ा सा अकाल पड़ा हुआ है यहाँ पे। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमाइज z, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, z दिया हुआ है 3x1 प्लस 2x2, इसको क्या करना है मैक्सिमाइज। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है x1 इज लेस देन इक्वल टू 4, दूसरा है x2 इज लेस देन इक्वल टू 6, और तीसरा है x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है ऐसा। ये है मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। अब मैं इसका लिखूंगा डुअल, तो मैक्सिमाइजेशन की जगह क्या आ जाएगा मिनिमाइजेशन आ जाएगा, z की जगह क्या आ जाएगा zd आ जाएगा। यहाँ पे x2 है क्या नहीं है तो आ गया 0x2, यहाँ पे x1 है क्या नहीं है तो आ गया 0x1। कितनी इक्वेशन है यहाँ पे 3, तो मेरे डुअल में कितने आएंगे w1 w2 w3 आएंगे। तो बताओ मिनिमम zd क्या बनेगा, राइट हैंड साइड देखो 4 इंटू w1 4w1 प्लस 6 इंटू w2 6w2 प्लस 5 इंटू w3 5w3 आ गया सब्जेक्ट टू। अब कंस्टेंट्स लिखूंगा, तो आपके राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या नहीं, उनसे ही मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू सिर्फ नंबर से x1 है यानी उसके सामने 1, तो 1 इंटू w1
W1, फिर उसके बाद 0 इंटू W1, 0 W1। बट याद रखना W1 W2 अलग अलग इक्वेशन में आते, सेम इक्वेशन में आते क्या? नहीं। तो मैंने 1 इंटू W1 लिखा W1, 0 इंटू W1 लिखा 0 W1। फिर W2 पे जाता हूँ, 0 इंटू W2, 0 W2, 1 इंटू W2, 1 W2 आ गया। फिर W3 पे जाता हूँ, 1 इंटू W3, W3, फिर उसके बाद 1 इंटू W3, W3। कौन सा साइन था? लेस देन इक्वल टू। अब आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। और यहाँ पे जो वैल्यू थी 3 फिर 2, इसको लिख दे यहाँ पे राइट साइड में। तो ऐसे आप लिखते हैं डायरेक्टली डुअल। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है जिससे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। और आप चाहो तो आप फिर से जो मेथड मैंने बताया था उस हिसाब से लगा सकते हैं। फिर से आप देखिए यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल आए? W1, W2, W3। तो यहाँ पे आपने पक्के में 3 वेरिएबल डाले होंगे। तो देखो आपने कितने स्लैक वेरिएबल डाले यहाँ पे? 3, x3, x4, x5। तो फ्रॉम सिंपलेक्स टेबल में इसका आंसर लिख सकता क्या? लिख सकता। देखो यहाँ पे आया zj माइनस cj, हर एक के लिए क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डुअल के लिए सॉल्यूशन क्या आएगा? मिनिमम z, इधर मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 14, तो मिनिमम भी कितनी आएंगी? 14। जहां पे W1 की वैल्यू क्या रहेंगी? Z3 माइनस C3। क्या है वैल्यू? देखो बरोबर वहीं पे आ रहा है। x3 के लिए क्या है वैल्यू? 1, तो आ गया 1। W2 क्या आएगा? Z4 माइनस C4, कितना आ रहा है? 0। और W3 क्या आएगा आपके लिए? Z5 माइनस C5, कितना आ रहा है? 2। तो मैंने क्या किया? टेबल में जहां पे भी ZJ माइनस CJ है वहां पे स्लैक या सरप्लस वेरिएबल वाली वैल्यू देखना पड़ता है। पहला स्लैक था x3, तो ये वैल्यू आएंगी W1 की। दूसरा था W2, तीसरे वाले की जगह W3, तो W1 की वैल्यू 1, W2 की वैल्यू 0, W3 की वैल्यू 2। कौन सा वाला देखना है? ZJ माइनस CJ वाली वैल्यू। तो कौन सा कॉलम था? तीसरा, तो Z3 माइनस C3। ये कौन सा कॉलम था? चौथा, तो Z4 माइनस C4। ये कौन सा कॉलम था? पांचवा, था Z5 माइनस C5। तो आप देख रहे कितना आसान है। इसका अगर मेरे को डुअल डायरेक्ट लिखना है, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन अब क्या आ जाएगा? मिनिमाइज z का आ जाएगा। फिर से d कितनी इक्वेशन है? 3। पहला वाले के लिए W1, दूसरे वाले के लिए W2, तीसरे वाले के लिए W3। तो क्या बना? 8 W1 प्लस 10 W2 प्लस 15 W3 सब्जेक्ट 2। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा W1 से, तो आ गया 2 W1। 3 मल्टीप्लाई होगा W1 से, तो आ गया 3 W1। और देखो यहाँ पे x1 x2 x3 है, यहाँ पे x3 दिख रहा है क्या? नहीं, तो आ गया 0 x3। तो 0 इंटू W1 आ गया 0 W1 आया। यहाँ पे x1 की टर्म दिख रही है क्या? नहीं, तो यहाँ पे आऊंगा 0 x1, तो 0 इंटू W2 आ गया 0 W2। 2 इंटू W2 आ गया 2 W2। फिर 5 इंटू W2 आ गया 5 W2। ये समझ रहा ना क्यों कर रहे? क्योंकि आप ये नंबर्स का ट्रांसपोज लेते हैं, है ना। तो ये 2 3 0 जो अभी फर्स्ट रो है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। जो 0 2 5 जो सेकेंड रो है वो बन जाएगा सेकेंड कॉलम। दिख रहा है? तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो रहा है यहाँ पे। फिर W3 3 इंटू x W1, W3 क्या आ जाएगा? 3 W3 प्लस 2 इंटू W3 2 W3 4 इंटू 4 W3। बस याद रखना यहाँ पे x1 x2 x3 तीनों वेरिएबल दिखने चाहिए आपके। कौन सा साइन है? लेस देन इक्वल टू, तो अब कौन सा आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू का। और फिर यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे? C का ट्रांसपोज। पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है 5, उसके बाद का नंबर है 4। तो इनका सॉल्यूशन क्या आएगा? देखो यहाँ पे फिर से आपके पास 3 इक्वेशन थी, तो आपने कितने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए? 3। तो फाइनल वाले से x4 x5 x6 वाले कॉलम का आंसर देखो, वो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। भाई यहाँ पे हर ZJ माइनस CJ आया ग्रेटर देन आया। तो मेरा जो पहला आंसर आएगा जो था W1, कौन सा था? x4 पहला स्लैक वेरिएबल था, x5 दूसरा स्लैक था, x6 तीसरा स्लैक वेरिएबल था। तो ये तीनों के लिए वैल्यूज मेरे को निकालना है। पहला वाला आएगा W1,
दूसरा W2, तीसरा W3, तो W1 की वैल्यू कौन से कॉलम देख रहे हैं हम, फोर्थ कॉलम, तो आएगा Z4 माइनस C4, क्या है वैल्यू 40/41। W2 जो रहेगा Z5 माइनस C5, क्या है वैल्यू 24/41। और W3 ये क्या रहेगा छठवा कॉलम, तो Z6 माइनस C6, क्या आएंगी वैल्यू 11/41। और यहाँ पे मिनिमम ZD ये इक्वल आएगा मैक्सिमम Z से, जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास 765/41। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा अब कि आप सिंपलेक्स टेबल देख के डायरेक्ट डुअल का आंसर किस तरीके से लिखते हैं। तो यहां तक उम्मीद है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गया सबको, पक्के में समझ गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जिसपे हमको डुअल को सॉल्व करना पड़ता है, फिर हमारा एलपीपी का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, using the dual solve the following linear programming problem. Maximize ZP equals to 3x1 minus 2x2 subject to x1 is less than equals to 4, x2 is less than equals to 6, x1 plus x2 is less than equals to 5, minus x2 is less than equals to minus 1, and x1 comma x2 is greater than equals to 0। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, यहां से इसका डुअल लिखना है, क्योंकि बोल रहा है यूजिंग द डुअल आपको ये एलपीपी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, इसका डुअल चाहिए। आपके पास कितनी इक्वेशन है, 1 2 3 4। पहले तो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है, क्या है मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, तो सब में लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो पहले तो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है हमारे लिए, तो हम इसका डुअल निकालेंगे। द डुअल ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 प्लस 0x2 इज लेस देन इक्वल टू 4। इसको क्या लिख सकता हूँ, 0x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 6। तीसरी क्या है, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 5। आखिरी वाले को 0x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि मेरे को सब वेरिएबल दिखना चाहिए। कितनी इक्वेशन है यहाँ पे, 4, तो W के कितने बनेंगे, 4, W1 W2 W3 W4 बनेंगे। तो आपका डुअल क्या आएगा, ये था मैक्सिमाइज, तो ये आएगा मिनिमाइज। ZP के जगह ZD क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा W1 से, तो आएगा 4W1 प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा W2 से, 6W2 प्लस 5W3 माइनस 1 इंटू W4 माइनस W4 सब्जेक्ट 2। अब कंस्टेंट्स कैसे लिखेंगे, 1 इंटू W1 आ गया W1, 0 इंटू W1 आ गया 0W1। तो देख रहे हैं मैं पहले W1 को निपटा रहा हूँ, फिर W2 पे जाऊंगा। 0 इंटू W2 0W2, 1 इंटू W2 1W2 आएगा। फिर W3 पे जाएंगे, 1 इंटू W1 W3 सॉरी 1 इंटू W3 W3 1 इंटू W3 W3, 0 इंटू W4 0W4 माइनस 1 इंटू W4 माइनस W4। तो इनके सिर्फ कोएफिशिएंट देखे हम, देखे कौन सा साइन था, लेस देन इक्वल टू का। अब हम क्या डालेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन डालेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे ओरिजिनल नंबर क्या था, यहाँ पे पहला नंबर क्या था 3, तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे क्या था -2, पे आ गया -2 आ गया। तो ये मिल गया हमको डुअल मिल गया। अब हमको इसको करना है सॉल्व, तो हम कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे, सिंपलेक्स मेथड से। पर सिंपलेक्स मेथड में कभी भी मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व होता है क्या, नहीं होता है। तो सिंपलेक्स मेथड में लेके आने के लिए हमको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा।
तो सिंप्लेक्स मेथड लगाने के लिए हमको इसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे टू कन्वर्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन, और हम यहाँ पे लिखना भूल गए W1 W2 W3 W4 सब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो टू कन्वर्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन क्या करोगे आप, कंसीडर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेंगे, स्टार डाल के ले लेते हैं, z स्टार d, जिसकी वैल्यू क्या रहेंगी, माइनस जेड डी रहेंगी। और आपको मालूम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो मिनिमाइजेशन का क्या हो जाता है, मैक्सिमाइजेशन हो जाता है। देयरफॉर द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बिकम्स, क्या हो जाएगा, अभी तक था मिनिमाइज जेड डी, अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज जेड डी का स्टार। बस क्या करना है, जेड डी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड माइनस से मल्टीप्लाई तो पूरा राइट हैंड साइड कैसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से। तो आ जाएगा -4 W1 -6 W2 -5 W3 माइनस इंटू माइनस प्लस W4। सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स का याद है, राइट हैंड साइड बी आई हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है क्या, नहीं, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से। तो पहली इक्वेशन है एज इट इज, था W1 प्लस 0 W2 प्लस W3 प्लस 0 W4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये वाला टॉपिक हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, करके मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को सिंप्लेक्स मेथड अच्छे से आता है। नहीं आता है तो प्लीज प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखे हमने। 0 इंटू W1 हो जाएगा 0 W1, फिर -1 इंटू W2 हो जाएगा माइनस W2, माइनस इंटू W3 माइनस W3 माइनस इंटू माइनस प्लस W4। माइनस से लेस देन इक्वल टू मल्टीप्लाई, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा लेस देन इक्वल टू, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, जहाँ पे W1 W2 W3 W4 सब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है। एक बार आप यहां तक पहुंच गए, फिर आप देखते हैं आपको सरप्लस वेरिएबल लग रहा है कि स्लैक वेरिएबल लग रहा है। जहां पे भी लेस देन इक्वल टू है, मतलब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है। लेकिन जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जब ऐड करूंगा तो स्लैक वेरिएबल, और जब भी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सरप्लस वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक स्लैक लगेगा एक सरप्लस लगेगा, क्योंकि एक जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू, एक जगह पे लेस देन इक्वल टू है। पर आपको मालूम सरप्लस वेरिएबल हमेशा किसके साथ आता है, आर्टिफिशियल के साथ आता है। तो आप लिखेंगे इंट्रोड्यूस सरप्लस वेरिएबल W5 with artificial A1 and slack variable W6 and slack variable W6 such that ये W6 हाँ, slack variable W6 such that the given linear programming problem becomes, किस तरीके से बन जाएगा, अभी देखो। अभी तक क्या था, मैक्सिमाइज ZD स्टार क्या था, -4 W1 -6 W2 -5 W3 प्लस W4। अब आपने एक सरप्लस डाला W5, सरप्लस का हमेशा कॉस्ट क्या होता है 0। स्लैक डाला W6, स्लैक का भी कॉस्ट क्या होता है 0। पर आर्टिफिशियल का कॉस्ट हम क्या लेते हैं, -m। कौन सी मेथड, आपका सिंप्लेक्स मेथड के अंदर बिग एम मेथड, याद है ना।
सिंप्लेक्स मेथड में जहां पे भी आपके पास सरप्लस वेरिएबल आते हैं, हम दो मेथड लगा सकते हैं, टू फेज या तो बिग एन, तो हम लगा रहे हैं बिग एन। सब्जेक्ट टू क्या है कंडीशन, W1 प्लस 0 W2 प्लस W3 प्लस 0 W4। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, मेरे को बनाना है इक्वल टू 3, तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, सरप्लस वेरिएबल था क्या -W5, जहाँ पे सरप्लस को सब्ट्रैक्ट किया वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कर दिए, नीचे वाला 0W1 -W2 -W3 प्लस W4, यहाँ पे मैंने एक नया स्लैक वेरिएबल डाला था प्लस W6 इक्वल टू, आ गया। नीचे वाली इक्वेशन में W5 है क्या, नहीं, तो आ गया 0 W5। आर्टिफिशियल है क्या, नहीं, तो आ गया 0 आर्टिफिशियल, आ गया। और यहाँ पे आपके पास W6 है क्या, नहीं, तो आ गया 0 W6, जहाँ पे W1 W2 W3 W4 W5 W6 और A1 सब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखो अगर हम यहाँ पे आर्टिफिशियल नहीं डालते तो भी हमारा काम हो जाता, क्यों, क्योंकि W1 1 भी बना रहा था और 0 भी बना रहा था, लेकिन हमने क्योंकि आर्टिफिशियल डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, पूरे वेरिएबल्स की वैल्यू ले लेंगे 0, तो आप लेंगे पुट। पहले ओरिजिनली कितने थे, W1 था, W2 था, W1 था, W2 था, W3 था और W4 भी था, है ना ओरिजिनली, ये सबको ले लेंगे 0। और ये W5 के सामने क्या है, -1, तो W5 को भी ले लेंगे 0। याद है ना, सरप्लस वेरिएबल को भी आप हमेशा क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो वी गेट, बताइए क्या मिलेगा आपको, आपने ये पूरी वैल्यूज को ले लिया 0, तो पहले वाले से A1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी 3, एंड दूसरे केस में आपने ये पूरी वैल्यूज को ले लिया 0, तो W6 प्लस 0, तो W6 की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2, आ गया। तो ये जो 0 बनने के बाद वाली वैल्यू आती है वो क्या रहती है आपके लिए, विच इज इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। उम्मीद है सबको याद होगा, भूले नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप इतना पढ़ाने के बाद भूल रहे हो फिर बहुत मुश्किल है। बताइए अब नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है। इसको अब सॉल्व करेंगे हम सिंप्लेक्स मेथड से। तो सबसे पहले क्या आता है, कॉस्ट ऑफ बेसिक, वैल्यू ऑफ बेसिक, Cj, कितने वेरिएबल है, W1 W2 W3 W4 W5 W6 A1 है। सबके कॉस्ट लिखो, क्या है, -4 -6 -5 1 0 0 -m। शुरुआत में आंसर में कौन आया, A1 आया, उसके साथ W6 आया। A1 की कॉस्ट कितनी है, -m, W6 की कॉस्ट कितनी है 0 है। अब इनकी वैल्यू लिखो, A1 की वैल्यू आई 3, W6 की वैल्यू आई 2। अब यहां से नंबर देखो, W1 के लिए क्या है 1 0, W2 के लिए 0 -1, W3 के लिए 1 -1, W4 के लिए 0 1, W5 के लिए -1 0, W6 के लिए 0 1, A1 के लिए 1 0। आ गया। अब बस ये टेबल को सॉल्व करो, सिंप्लेक्स मेथड लगाओ, आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगर आपको याद हो, आखिरी वैल्यू हमेशा बनती है मिनिमम रेशियो की। यहाँ पे आता है Z स्टार D की वैल्यू क्या है, यहाँ पे CB इंटू XB, तो -3 इंटू M -3M प्लस 0 इंटू 2 0।
फिर आप निकालेंगे z स्टार j की वैल्यू -1 इंटू एम, -1 माइनस एम इंटू 0, 0 क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई तो उसको देखने की जरूरत है क्या, नहीं, -1 इंटू एम माइनस एम इंटू 0, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस एम 0, -1 इंटू एम माइनस एम, फिर आप निकालेंगे z स्टार j माइनस सी, माइनस एम माइनस ऑफ -4 तो हो गया +4, आ गया -m+4, 0 माइनस ऑफ -6 हो गया +6, माइनस एम माइनस इंटू माइनस +5 तो आ गया -m+5, 0 -1 -1, m में से 0 गया m, 0 में से 0 गया 0, -m में से -m गया 0। आपको देखना पड़ता है मोस्ट नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन सी होंगी, पहली वाली वैल्यू, क्यों, यहाँ पे वैल्यू -m+4, अगर मैं m की वैल्यू 100 लूँ तो ये क्या है -100+4, यहाँ पे -100+5, क्योंकि m बहुत ही लार्ज होता है ना, तो हम लोगों को कितना मिला यहाँ पे मिला -96, यहाँ पे मिला -95, बड़ा कौन सा है -96, तो जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी है वो क्या होता है आपके लिए इनकमिंग वेक्टर। तो ये हो गया इनकमिंग वेक्टर। तो आउटगोइंग वेक्टर कैसे निकालते हैं, xb को डिवाइड करो इनकमिंग वेक्टर से, इनकमिंग वेक्टर कौन है यहाँ पे w1, तो डिवाइड होगा w1 से, तो बताओ 3 डिवाइड होगा 1 से, क्या आंसर 3, 2 डिवाइड होगा 0 से, 0 से डिवाइड करते क्या, नहीं, डाल देंगे डैश, तो मिनिमम रेशियो आएगा ये, तो ये हो रहा है आउटगोइंग वेक्टर, ये हो रहा है इनकमिंग वेक्टर, यहाँ पे बन रहा है 1, बन गया 1, और नीचे इसके 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी आपको करने की जरूरत है क्या, नहीं, और यहाँ पे आर्टिफिशियल बाहर जा रहा है, तो हो गया आपके लिए आउटगोइंग वेक्टर। तो जब भी आर्टिफिशियल आउटगोइंग में चला जाए उसके बाद आप आर्टिफिशियल को लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, हो गया। तो अब आर्टिफिशियल हट जाएगा और आर्टिफिशियल के जगह आप कौन आ जाएगा, w1 आ जाएगा। तो बताइए नेक्स्ट टेबल क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ बेसिक, बेसिक वैल्यू ऑफ बेसिक cj, w1 w2 w3 w4 w5 w6, क्या था कॉस्ट, -4 -6 -5 -4 -6 -5 1 0 0, आ गया 1 0 0, मिनिमम रेशियो। बताइए क्या है वैल्यू यहाँ पे, a1 हट गया, a1 की जगह कौन आ गया, w1, आ गया w1, w1 की कॉस्ट क्या है -4, और 0 w6 जैसा था वैसा का वैसा रह गया, उसमें कोई भी चेंज नहीं, यहाँ पे कोई भी नंबर चेंज हुआ क्या, नहीं, तो एज इट इज 3 2 1 0 3 2, एक मिनट को इसको चार्जिंग करना, 3 2 1 0 0 -1 0 -1 1 -1 1 -1 0 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1, और क्योंकि आर्टिफिशियल आउटगोइंग हो गया अब उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, फिर से निकालेंगे j स्टार d की वैल्यू क्या रहेगा, cb इंटू एक्स बी, -4 इंटू 12 -4 इंटू 3 -12 प्लस 0 इंटू 2 0, फिर आप निकालेंगे j स्टार j की वैल्यू, निकालेंगे तो क्या आएगा, j की वैल्यू -4 इंटू 1 -4 इंटू 0 0 -4 इंटू 1 -4 इंटू 0 0 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू 0 0, क्योंकि नीचे वाला एलिमेंट 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या आएगा 0, फिर आप निकालेंगे j स्टार j माइनस cj की वैल्यू, -4 में से -4 गया 0, 0 में से माइनस ऑफ -6 यानी +6, -4 में से माइनस ऑफ -5 गया तो आ जाएगा +1, 0 में से 1 गया -1, 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 0,
फिर से हमारे पास एक वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो हो गया आपके लिए इनकमिंग वेक्टर। कौन अंदर आ रहा है? x4, तो किसी ना किसी को बाहर जाना पड़ेगा। आउटगोइंग वेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं? xb को डिवाइड करो इनकमिंग वेक्टर से, 3 डिवाइड होगा 0 से, इन्फिनिटी आ रहा है, लिखेंगे क्या? नहीं, 2 डिवाइड होगा 1 से, तो आएगा 2, तो हो जाएगा आपके लिए आउटगोइंग वेक्टर। कौन आउटगोइंग जा रहा है? w6, तो w6 हो गया आपके लिए आउटगोइंग वेक्टर। हो गया। जहां पे भी ये इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे क्या बनाना पड़ता है? 1 ऑलरेडी बना हुआ है, उसके ऊपर क्या बनाना पड़ता? 0 ऑलरेडी बना हुआ है। तो कुछ भी चेंज हुआ क्या? नहीं। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? कॉस्ट ऑफ बेसिक, बेसिक, वैल्यू ऑफ बेसिक, CJ, W1, W2, W3, W4, W5, W6, मिनिमम, रेशो, -4, -6, -5, -4, -6, -5, 0 0, सॉरी 1 0 0, 1 0 0, W1 जैसा था वैसा, W1 के लिए वैल्यू -4, और W6 की जगह आप कौन आ गया यहाँ पे? W4 आ गया। W4 के लिए कॉस्ट है 1। आ गया। बाकी कोई भी नंबर चेंज हुए क्या? नहीं, तो बाकी पूरे नंबर को आपको एज इट इज लिखना है। आएगा? कोई भी दिक्कत? तो बताइए पहले जेड डी स्टार की वैल्यू कितना आएगा? -4 इंटू 3 -12 प्लस 2 1 जार 2, तो कितना आ गया? -10। फिर आप निकालेंगे जेड स्टार जे की वैल्यू, -4 इंटू 1 -4 प्लस 1 इंटू 0 1, तो आएगा -4, -4 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू 1 -1, फिर उसके बाद -4 इंटू 1 -4, फिर -1 -4 -1 -5 -4 इंटू 0 0 1 1 जार 1 माइनस इंटू माइनस +4, फिर उसके बाद +1, फिर आप निकालेंगे z स्टार j माइनस सी जे की वैल्यू, -4 में से -4 गया 0, -1 में से -6 गया ना, माइनस ऑफ -6 हो जाएगा +6, 6 में से 1 गया 5, -5 में से -5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 4, 1 में से 1 1 आ जाएगा। कोई भी दिक्कत? यहाँ पे हर एक जेड जे माइनस सी जे कैसा आ रहा? पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे एज ऑल zj minus cj are greater than equals to 0. Therefore, the optimal solution is क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम z स्टार d की वैल्यू कितनी आई? -10 आई, जहां पे एंड W1 की वैल्यू कितनी है? 3, W2 दिख रहा है? नहीं, तो आ गया 0, W3 दिख रहा है? नहीं, तो आ गया 0, W4 दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 2, आ गया। और आप लोगों को याद होगा हम लोगों को यहाँ पे z स्टार डी की वैल्यू निकालने को बोला था क्या? नहीं, हमको पूछा था उसने zd की वैल्यू पूछा था, तो मिनिमम zd कैसा आएगा? आपने zd को क्या लिया है? माइनस z स्टार डी लिया है। z स्टार डी कब मिला? z स्टार डी मेरे को तब मिला जब मैंने zd को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू है मैं उसी को क्या बोल सकता हूँ? मिनिमम वैल्यू बोल सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर मिनिमम ऑफ zd, जिसकी वैल्यू क्या है? -z स्टार डी, कितना आएगा? माइनस इंटू माइनस +10 आएगा। एंड जहाँ पे W1 की वैल्यू है 3, W2 की वैल्यू है 0, W3 की वैल्यू है 0, W4 की वैल्यू है। अब ये टेबल देख के हम बताएंगे हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या आती है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम द सिंप्लेक्स टेबल द सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल इज,
बताओ क्या था क्वेश्चन? ओरिजिनल क्वेश्चन था आपके पास मैक्सिमाइज ZP, तो आ जाएगा मैक्सिमम ZP। ये कैसे इक्वल रहता है? मिनिमम ZD से, और मिनिमम ZD की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10। तो इसका भी आंसर आ गया 10। समझा ना? मिनिमम ZD की वैल्यू कितनी थी? 10। तो यही वैल्यू होगी आपकी मैक्सिमम ZP की। हो गई? उसके बाद अभी आंसर खत्म हुआ क्या? नहीं, यहाँ पे आपको बताना भी पड़ेगा ओरिजिनल वेरिएबल्स की वैल्यू क्या थी। अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल कितने वेरिएबल है? x1 और x2। तो आपको देखना पड़ेगा x1 और x2 की वैल्यू कितनी थी। वो कैसे देखेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे आपने क्वेश्चंस में कौन कौन से सरप्लस और स्लैक वेरिएबल डाले। पहले मैंने क्या डाला? सरप्लस वेरिएबल W5। फिर मैंने क्या डाला? स्लैक वेरिएबल W6। आर्टिफिशियल को देखना पड़ता क्या? नहीं, सरप्लस और स्लैक को देखो। सरप्लस क्या था? W5, W6। तो W5 मेरे को काय का आंसर देगा? x1 का। W6 काय का देगा? x2 का। समझ में आ रहा ना? तो जैसे आप डुअल को सॉल्व करते हैं तो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर मिलता है, आप ओरिजिनल क्वेश्चन को सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हैं तो आपको डुअल का आंसर मिलता है। किसको देखना पड़ता है? जो भी आपने सरप्लस या स्लैक वेरिएबल ऐड किए। तो देखो यहाँ पे फाइनल टेबल कहाँ है हमारा? ये है फाइनल टेबल। ये तो मेरे ओरिजिनल वेरिएबल्स हो गए, ये पूरे थे ओरिजिनल वेरिएबल। W5 ये था मेरे लिए सरप्लस वेरिएबल, ये वैल्यू देगा मेरे को x1 की। W6 था मेरे लिए स्लैक वेरिएबल, ये मेरे को वैल्यू देगा x2 की। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएंगे? Z स्टार कौन सी वाली रो है? 5 माइनस C5। कितनी है वैल्यू इसकी? 4। तो आ गया 4। एंड x2 की वैल्यू क्या देगा? Z स्टार 6 माइनस C6। ये देगा मेरे को x2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो देखो आप बोल रहे x1 की जगह 4 डालूंगा, x2 की जगह 1 डालूंगा। x1 की जगह 4, x2 की जगह 1। तो 4 3 12 माइनस 2 1 2। कितनी आई वैल्यू? 10। और वही निकाले आपने यहाँ पे, निकाले। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है समाप्त। कल से हम शुरू करेंगे रियल एनालिसिस। बट प्लीज अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है ये, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इजी क्वेश्चंस मिलते हैं, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप बहुत अच्छे मार्क इनमें ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम रखते हैं यहीं तक। उम्मीद है आप सबको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।